सीखना सूखना हमारे पल्ले नहीं है। 77 साल में अगर आज भी जहां से शुरू हुए वहीं खड़े हो। फखर, आपसे समझना चाहेंगे कि पाक अफगान बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है और केपीके के लोग इस वक्त किस हालात में हैं? एहतशाम साहब, ये जो पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात हैं, इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं और क्या अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं कि वो अब एक ठोस कार्रवाई करेंगे, आप समझते हैं कि ये अब तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा अफगान गवर्नमेंट इस पे? हमारे लिए बड़ी सख्त ज़रूरत है। इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होने हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस फ्रंट पे तल्लुकात ख़राब हैं तो उस फ्रंट पे ठीक होने चाहिए। ये नहीं ठीक कि उधर भी ख़राब है, इधर भी ख़राब है, और फ़ौज उधर भी तवज्जो दे रही है, इधर भी तवज्जो दे रही है। और टीटीपी का मसला अगर हमारा हल हो जाता है, हमारी हेल्प करते हैं किसी तरीके के साथ, तो देन आई थिंक रिलेशनशिप इस तरफ भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। पहली बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि श्रीलंकन लीडरशिप जो है, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि हमने इंडिया जाना है, वो चाइना नहीं गया। एक तो है कि पाकिस्तान जो मुसलसल कह रहा है कि जी कंक्रीट स्टेप जो आपको लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। डिसाइसिव कहा जा रहा था कि जी जो एक्शन होना था वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं है, पाकिस्तान में 2005-2006 से ये सब शुरू है सर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है। वो तभी हुई है कि जब आपने एक पूरा सिस्टम था, लेकिन फौज ने उसकी सपोर्ट की, उसको डिसरप्ट नहीं किया। 2 सूबे आपसे अगर देखे जाए तो वो टोटली दहशतगर्दों की कंट्रोल में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये तो नेक्सस भी उनका हिंदुस्तान अपना अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ, कई हवालों से तो कहा जा रहा है कि इसमें मोसाद भी शामिल हो गया। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम सबको पता है कि बीएलए जो है या फिर कहे कि टीटीपी जो है, दोनों मिलकर पाकिस्तान की ऐसी बजा रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहा पाकिस्तान की भी करे तो करे क्या। अब बीएलए का तो वो कंप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि बीएलए की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं, लेकिन टीटीपी की ऑब्वियसली है। वो अब अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो उसको रोक सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान कंप्लेन करता है टीटीपी के बारे में तालिबानों को, तब वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम कुछ करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है और उसके बाद टीटीपी के हमले और बढ़ जाते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान ये चाहता है कि भी हम अफगानिस्तान के साथ वॉर में ना उलझें, और ऑब्वियसली क्योंकि अगर वो हुआ तो पाकिस्तान को बहुत बर्बादी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उन्होंने 20 साल से बने रहे अमेरिका को हटाया है, तो फिर पाकिस्तान तो क्या ही बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान के पास एक ही प्लस पॉइंट है कि उसके पास एयरफोर्स है, जो उनके पास नहीं है शायद। जो भी हो, लेकिन अब यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि अफगानिस्तान इसीलिए टीटीपी को कुछ नहीं कहता क्योंकि इंडिया का गठजोड़ है उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, और इंडिया चाहता है कि टीटीपी जो है वो परेशान करती रहे पाकिस्तान को। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोलने जा रहा है, और जो कुछ पिछले कुछ दिनों से अंदर खाते खिचड़ी पक रही थी, अब यूं लग रहा है कि अब वो पूरी दुनिया पर अयां होने जा रही है, क्योंकि भारतीय वजीर दिफा जो है उसने एक गैर मामूली स्टेटमेंट दी है। एक तरफ भारत बराह रास्त पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का सोच रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय प्रॉक्सीज, चाहे वो बीएलए हो या टीटीपी, इस वक्त बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो इनका कलाकमा किया जा रहा है, इन्हें हंट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने अपने हमसाया ममालिक पर तो ये बहुत वाज़ेह कर दिया है कि इनफ इज इनफ। बिलखुसूस अफगानिस्तान को ये बता दिया गया कि भाई, लेकिन अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही अपनी टेरिटरी भी, तो फिर हमें तो पता है कहां कहां पर टेरर के लॉन्च पैड्स भी हैं, कहां पर इनके टेररिस्ट जो हैं भारत के स्पॉन्सर्ड इनके हाइड आउट्स हैं, तो फिर 1 सेकंड लगेगा स्ट्राइक करने में और इन्हें नीस्तो नाबूद करने में। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे हमसाये का सबूत देते हुए इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक चांस दे रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वजारत खारजा के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात जो हैं, उनका पहला दौर जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। और इसमें एजेंडा नंबर 1 और द ओनली मेन एजेंडा वाज कि भाई आपकी सरजमीन जो है वहां से टेररिस्ट ग्रुप्स और गिरोह जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, और हम जो हैं वो फिर
सोचेंगे नहीं। हम आपको वक्त दे रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स भी दे रही है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो ग्रोह पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं वो इलाकाई तरक्की में भी रुकावट बन रहे हैं। और अफगानिस्तान जो है वो भारत की प्रॉक्सी नहीं बन सकता, क्योंकि अफगानिस्तान ने तो आजादी, भैया आप तो कहते हैं कि आप आजाद हैं, फिर आप अपनी सरजमीन को एक दुश्मन मुल्क जो है उसकी प्रॉक्सी कैसे बनने दे सकते हैं? तो ये बात जो है ये उन पर बावर करवा दी गई है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भारतीय जो जर्नलिस्ट है ना, वो प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान आर्मी के व्हीकल के ऊपर जो कलात बलोचिस्तान में हमला हुआ उसकी एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के 15 जवान जो हैं वो शहीद हुए। और जब से नया रॉ का चीफ आया है पराग जैन, अब तो वो पाकिस्तान एक्सपर्ट है, उसने पाकिस्तान के हवाले से चीजें अपनी तैयार करनी है। बल्कि अब आप ये देखें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीस टाइम इज एन इल्यूजन, यानी ये एक नजर का धोखा है। ये जो एक अमन का दौर पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रहा है, ये एक इल्यूजन है, ये धोखा है, ये हकीकत नहीं है, ये एक इमेजिनरी दुनिया है। मस्ट स्टे रेडी फॉर अनसर्टेनिटी, हमें किसी भी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अमन का कोई वक्त नहीं है, यानी वो पुरअमन रहने की नीयत भी कोई नहीं है। अब मैं आपको बाय द वे ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है, और इस वक्त कुछ बड़े अहम तरीन ऑपरेशंस जो हैं वो रॉ के नेटवर्क को बस्ट करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर BLA के खिलाफ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP जो फितनतुल खवारिज हैं उनके खिलाफ भी किए जा रहे हैं। एहतशाम साहब, ये जो पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात हैं, इस पेशरफ्त को आप कैसे देखते हैं, और क्या अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं कि वो अब एक ठोस कार्रवाई करेंगे, आप समझते हैं कि ये अब तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा अफगान गवर्नमेंट इस पे? अब ना 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सारे मामले में जो मैंने पता की हैं। एक तो है कि पाकिस्तान जो मुसलसल कह रहा है कि जी कंक्रीट स्टेप जो आपको लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, डिसाइसिव कहा जा रहा था कि जी जो एक्शन होना था अभी तक नहीं हुआ। और ये जो हार्डन क्रिमिनल जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं, हमारे आसिम साहब जो हमारे उधर हैं न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी जिक्र किया है कि 6000 TTP के लोग हैं अफगान सॉइल को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के कामों के लिए। और अब ये तो नेक्सस भी उनका हिंदुस्तान अपना अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और रॉ, इनके दरमियान जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पे भी पकड़ा गया है, सामने आ गया। अब तो कई हवालों से तो कहा जा रहा है कि इसमें अब मोसाद भी शामिल हो गया। देखिए, हम ना ये गिव एंड टेक की बात हुई है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी ठीक है, आप अगर चाह रहे हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है ना उसको बेहतर किया जाए, और ये फ़ीस की जो बात हो रही है 10% फ़ीस को कम कर दिया जाए, और इसी तरह से फिर हम और इश्यूज़ हैं, रीजनल कनेक्टिविटी है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जब भी मुलाकात हमारी होती है हमारे लीडरों की, आपके लीडरों के साथ, तो यही चीज़ें पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है। और देखें दहशतगर्दी में कितनी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ 2024 और 25 में। अब बातों की हद तक तो आमना ये एश्योरेंसेस उनकी तरफ से दी जाती है, कभी कभी बेबसी का भी मुजाहरा करते हैं, पता नहीं किस हद तक सही है कि नहीं सही है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज़ करने की, ये जो TTP के लोग हैं, लेकिन हमें डर है कि ये लोग कहीं अगर बहुत ज़्यादा सख्ती की तो अलकायदा और ISIS खुरासान के साथ मिल के अफ़गानिस्तान के अंदर ही हमले ना शुरू कर दें। अब सवाल ये कि पाकिस्तान किस हद तक इस हवाले से ज़ोर दे सकता है। अब अच्छी बात है कि अमेरिकन ज़्यादा ऑन बोर्ड है, और ये अमेरिका को भी पता चल गया है कि $7 बिलियन का असला जो छोड़ के गए थे वो इनके हाथ में लगा हुआ है, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है वो जो इस्तेमाल करते हैं। एट टाइम हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के पास भी वो असला नहीं होता जो उनके पास है। खाई साहब, आपके पास पेट्रोलियम का पोर्टफोलियो भी रहा है, वाटर रिसोर्सेज को भी आप देखते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी कभी बंद कर सकता है या नहीं कर सकता? इंडस वाटर ट्रीटी वो तो ख़त्म हो गया, वो अबे मेरा सस्पेंड है इस वक्त, इंडिया ने किया अबेंस है वो जो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है मेरी खुशफहमी हो कि उससे निकलना जो है इंडिया के लिए कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मीर साहब ये दुनिया में सब जगह है कि लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन जो है उनके राइट्स जो हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। ये कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जो है वो नहीं है, यूरोप में भी ये हैं, अफ्रीका में भी ये हैं, अमेरिका कनाडा में भी ये हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं, और चाइना और इंडिया के दरमियान भी चाइना के इंडिया के दरमियान भी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है, अगर चाइना बंद कर दे वो ऊपर है, ऊपर है। तो ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी मोदी ने बड़क लगाई हुई है, ये इतनी आसान बात नहीं है। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने 2 टोक अल्फाज में भारत को यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को चीन जो है वो अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। तो बुखारी साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है उसके बारे में हमने बहुत सारे बातें सुनी हुई हैं। ये समुंदर से गहरी है, ये हिमालय से ऊंची है, ये शहद से मीठी है, ये लोहे से ज़्यादा सख्त है। लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं।
जो हमारी पाक भारत जंग हुई है अभी, मुझे यूँ लगता है, ये मेरा एज ए डिप्लोमेटिक रिपोर्टर मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और चीन अब बाहमी दिफाई मुआहदा करने के बहुत करीब है, और अगर वो हो जाता है तो ये मेरे ख्याल से मौत से भी बुरी खबर होगी हिंदुस्तानियों के लिए भी, मोदी के लिए भी, उसकी बीजेपी के लिए भी और उसकी आरएसएस के लिए भी। जी। जिस तरह का तावन इस जंग में देखने को मिला है, चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है ये किसी एक मुफाद पर मबनी नहीं है, ये दिस इज़ ए फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपल। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं चाइना गया, मैं चाइना तो वैसे कोई 2 दर्जन के करीब मरतबा जा चुका हूँ, तो वहाँ के एक 90 ईयर ओल्ड जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर थे जिन्होंने माओ के साथ काम किया था जी, तो उन्होंने मुझे एक अजीब बात कही, वो मैं समझता हूँ कि मुझे अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी चाहिए। उसने कहा हमने अचानक एक दिन फ़िज़ा में एक चीज़ उड़ती हुई देखी और हम सारे गाँवों में रहते थे तो बहुत परेशान थे कि ये क्या है। वो कहता हमें फ़िज़ाओं में ले जाने का सेहरा जो है वो PIA के साथ है। वो पहली फ़्लाइट थी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की चाइना आई थी। तो वो तो इस तरह से सोचते हैं, और जब दोस्ती के बंधन इतने मजबूत होते हैं, कहीं कोई क्लैश नहीं है इंटरेस्ट का, तो फिर वो दोस्ती के रिफ्लेक्शन ऐसे ही होते हैं जैसे ये गाँव साहब बात कर रहे हैं जी। अब सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है, भारत के कैचमेंट क्षेत्र से आता है, और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाके में सूखी, तिब्बत वाले इलाके में चीन के, तो निचले इलाके पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क तो पड़ेगा। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यह ज्यादा बड़ी चिंता है, और यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बम भी बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चीन कभी ऐसा न कर पाए, इससे निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल के अपर सियांग जिले में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, जो करीब 11,000 मेगावाट के आसपास होगा। एक बड़ा जो थ्रेट, एक बड़ी जो चिंता चीन की तरफ से है कि वो अपने ऊपर के दुनिया के सबसे बड़े डैम से अगर पानी छोड़े तो वो नीचे के इलाकों को जलमग्न न करे, वहां बाढ़ न लाए। उससे रोकने के लिए ये बांध काफी काम आ सकता है। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बांध बनाने का विरोध तेज हो रहा है। मैं भी इस तरह की खबरें करता हूं तो मेरे को भी लगता है कि बड़े बांध नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां रणनीतिक लिहाज से एक बांध बनाने की जरूरत दिख रही है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र पे समस्या वहां पर पानी कम होने की नहीं है, असम में समस्या बाढ़ की है, और उसको मिटिगेट करने के लिए अगर ऊपर तू बांध बनाता है तो बहुत अच्छा, हम भी नीचे बांध बना रहे हैं। जो मोस्ट ऑथेंटिक, अब हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कल एक पोस्ट दी और कहा कि साहब कि 25 से 30% पानी आता है ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से। जो मोस्ट ऑथेंटिक फिगर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो पानी आता है वो मुश्किल से 18% है, और वो 18% भी बाद में जो उनका जो ग्रेट बेंड है इंडस का, वो एक नामचा बरवा नाम का पहाड़ है, उसका जो ग्लेशियल मेल्ट है उसको रोकने का तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो इनके बांध के बाद आता है। वो मैक्सिमम ग्लेशियल मेल्ट इधर आता है, मुश्किल से 10% पानी जो है वो तिब्बत में आप उसको रोक सकते हैं। नीचे हम बांध बना ही रहे हैं, और हम धन्यवाद देंगे चीन को कि हमारी आपकी समस्या आपने रोक ली। अच्छा, जो आप अगर कमी करेंगे पानी तो हम वो बांग्लादेश का पानी उतना रोक लेंगे, आपका दोस्त है ना बांग्लादेश। तो इसलिए पाकिस्तान वालों, तुम कोई खत्ते के चौधरी वोधरी नहीं बनोगे। नॉट ओनली सॉल्यूशंस एट स्केल, ग्लोबल स्केल के ऊपर जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इंडिया है। कि मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है, ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए। पैरा मिसाइल पाकिस्तान पर चल चुका है, तो पाकिस्तान के अंदर नाच नाच के घुंघरू तोड़े जा रही है। तो बस ये जंग तो हमारे घर तक आ सकती है। क्या कोई पानी शानी नहीं है, लेने होता है तो ले लो। ये पानी हम राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे, कोई नहीं सिंतास मुआहदा बहाल हो रहा। ट्रंप के पास जाओ या ट्रंप के अब्बू जी के पास जाओ। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का आपको गले से लगाएंगे वो लोग। कि हिंदुस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस दिखाई है। उनके इसराइल से भी ताल्लुकात थे, अमेरिका से भी थे, उनके ईरान से भी ताल्लुकात थे। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो किया, अपना झुकाव किसी की तरफ उन्होंने नहीं फेंका। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती कि वो तारीफ के लायक है। जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान।
खुदा के लिए इस कौम को वो चीज बेचने की कोशिश मत करें जो वो नहीं खाना चाहती। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इस एक टाइप की सिचुएशन थी और उसमें इंडिया ने इंडस रिवर जो ट्रीटी थी जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करवाई गई थी, उसको इंडिया ने मानने से मना कर दिया कि ठीक है अब हम इसको स्क्रैप करते हैं। अब अभी भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। इतने महीने हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के बीच, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या फिर ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, तो उसको इतने महीने हो गए, लेकिन इंडिया फिर भी अभी भी उस चीज़ को मतलब कि ये जो ट्रीटी हमने मानने से मना कर दिया है उस पर फिर से हम वापस नहीं आए हैं। और वही चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन हो रही है कि भाई चाहे ट्रंप आ जाए, ट्रंप का फादर आ जाए या फिर कोई और प्रेसिडेंट बन जाए, ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली। ये पनिशमेंट है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को कि भाई आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप अपने आतंकवादी ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर रहे हो या फिर जो भी हो, और हमें अपना ध्यान जो है वो ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस से हटाकर आपको सबक सिखाने में लगाना पड़ता है। ये उसका पनिशमेंट है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो यहाँ पर हम स्क्रैप कर रहे हैं और हम अपने हिसाब से उस पानी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। बच्चा पाकिस्तान के अंदर जाके इजराइल को गालियां देता है। बच्चा ये कहता है कि मैं लानत भेजता हूं इस मुल्क के ऊपर। खुदा के लिए इस कौम को वो चीज बेचने की कोशिश मत करें जो वो नहीं खाना चाहती। पहला मिसाइल पाकिस्तान पर चल चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर नाच के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं, तो अब जरा जब इसराइल का पहला मिसाइल पाकिस्तानी फैक्ट्री को हिट हुआ है तो अभी भी किसी की गैरत तो नहीं जागेगी ना, कोई जरूरत भी नहीं जागने की। खबर यह है जी, इराक के अंदर लकी सीमेंट, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है सीमेंट की, इसने 2021 के अंदर जो है वो अपना खोला था, एक ब्रांच खोली थी इराक के अंदर। तो अब लकी सीमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके अंदर बताया गया है कि इसराइली ड्रोन जो है वो जब जा रहा था उड़ के, इसराइली मिसाइल या ड्रोन जो भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जब वो ईरान पर अटैक कर रहा था रास्ते के अंदर वो पाकिस्तानी कंपनी से टकराया है। मेजर नुकसान कोई नहीं हुआ, कंपनी तबाह नहीं हुई, जो फैक्ट्री है वो तबाह नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट या वायरिंग वगैरह या दीगर छोटा मोटा जो नुकसान है वो हुआ है। लिहाजा आप इसको कह सकते किसी भी सॉइल पर, जैसे किसी जगह पे किसी सफारतखाने पर हमला हो तो उस मुल्क पर हमला कंसिडर किया जाता है। ये पाकिस्तानी फैक्ट्री थी लकी सीमेंट, इस पर अटैक हो गया इराक के अंदर, तो हमने तो बस ये जंग तो हमारे घर तक आ सकती आनी कि इसराइल के थिंक टैंक्स कह रहे हैं अगला निशाना पाकिस्तान, अगला निशाना पाकिस्तान, अगला निशाना पाकिस्तान। लेकिन यहां पे भाई नोबेल पीस प्राइज देना है, बूट क्या पूरी मालिश करनी है, हद है ना, हद है। अब चुप रह लेना, 4 दिन जुबान बंद रख ले, कर लेना बाद में, ये कर लेना ट्रंप को खुश, लेकिन 4 दिन जुबान बंद कर ले। अच्छा खबर सुनिए, छोड़े ट्रंप को, एक खबर मैं आपको देता हूं। पाकिस्तान के अंदर कहा गया, DGISPR साहब ने ही कहा था कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ये डायलॉग आपने सुना होगा, पानी रेड लाइन है, अगर हम प्यासे मरे तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस तरह के डायलॉग आपने सुने। अब जरा अमित शाह जो भारतीय वजीर दाखिला है उनका बयान भी सुन ले, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा सिचुएशन क्या है। भारत का सिंध तास मुआहदा बहाल ना करने का ऐलान, यह मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कैनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह। उनका कोई पानी शानी नहीं है, लेने होता है तो ले लो, ये पानी हम राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे, कोई नहीं सिंध तास मुआहदा बहाल हो रहा। ट्रंप के पास जाओ या ट्रंप के अब्बू जी के पास जाओ, जवाब आप उठे, आप बोलें, अब वक्त है। पानी तो रेड लाइन है और जाहिर होनी भी चाहिए, और कहा भी था कि सांसें बंद कर देंगे। तो अब हिम्मत करने की जरूरत है कि अब देखते हैं बैरल क्या होता है।
कि मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है। ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं, दर हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं होती। तो ये भी एक सबक है हमारे बहुत सारे ममालिक के लिए उम्मा के अंदर कि जब आपकी रियासतें या हुकूमतें गैर मकबूल हो तो अंदर की कमजोरियों से दुश्मन फायदा उठाते हैं। और तीसरी जो बात है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। आपने इन गल्फ रियासतों की बात की है जिनके पास अरबों डॉलर है, वो शहर बना रहे हैं बीच के किनारे, कोई बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने साइंसदान पैदा हुए हैं। खुद पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, हम तो रो रो कर इस बात पर रहे हैं कि आप यहाँ पे साइंस पढ़ाएं, बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करें, सूबे हो मरकज हो। हम इस और इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा साया है अमेरिका का, मगरिब का, लेकिन उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है हम उससे इनकारी नहीं हो सकते। हमें ना पसंद हो इजराइल और दिन भर गालियां दें, हम बददुआएं दें, लेकिन जहां उन्होंने तरक्की की है उसको वो दिखाई दे रही है। इसलिए इससे लेसन है कि असल ताकतें जो है वो तालीम, साइंस, तहकीक की और आगही और मैशत से होती है। वो नारे दिलकश होते हैं, नजरिए दिलकश होते हैं, लेकिन जब आप लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपकी ताकत होती है। जी, इंडिया ने 13 जून का जो इसराइल का हमला था उसे कंडेम नहीं किया फॉर्मली। वो ये कहते रहे कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, हम कंसर्न हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़तरा है अमन को। उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ईरान की लीडरशिप से, वहाँ के प्रेसिडेंट से उन्होंने फ़ोन पे बात की, लेकिन हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर ने किसी भी स्टेप एंड स्टेज के ऊपर इसराइल के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। आगे चलें, फिर 18 तारीख को जून में जो 18 जून को जो SCO की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई, उसकी प्रिपरेशन और डिस्कशन में हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और हिंदुस्तान की पोजीशन यही थी कि हम इस कंसर्न भी हैं, परेशान भी हैं, हम समझते हैं कि डी एस्केलेशन हो, लेकिन उन्होंने कॉन्डमनेशन नहीं की इसराइल की। इसी तरह से जब ट्रंप ने हमला किया तो हिंदुस्तान ने फिर फ़ोन किया मसूद पेज़ेश्कियां को, नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका के हमले को कंडेम उन्होंने नहीं किया। अब इसका मतलब क्या? मीडिया में अगर आप इंटरनेशनल आप थोड़ी सी इसमें रिसर्च करेंगे, आजकल रिसर्च करनी बड़ी आसान है, तो आपको पता चलेगा कि मीडिया एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस दिखाई है। उनके इसराइल से भी ताल्लुकात थे, अमेरिका से भी थे, उनके ईरान से भी ताल्लुकात थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो किया, अपना झुकाव किसी की तरफ उन्होंने नहीं फेंका। लेकिन बाज़ पाकिस्तानी एनालिस्ट जो हैं, स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट, उन्होंने, और ये चीज़ें हैं ट्विटर पे, उन्होंने इसको बहुत गौर से देखा है कि ना इसराइल का जो हमला जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी थी खुल्लम खुल्ला, ना अमेरिका का हमला जो बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी, हिंदुस्तान ने दोनों को कंडेम नहीं किया। तो क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान अपनी दोस्ती निभा रहा है इसराइल और अमेरिका के साथ, या इसके पीछे कोई और स्ट्रेटिजिक माइंड सेट है? पाकिस्तानी एनालिस्ट को ये परेशानी है, उनको ये फ़िक्र है और कंसर्न है, और मुझे भी ये कंसर्न है कि यहाँ पर एक स्ट्रेटिजिक माइंड सेट है जो ये समझता है कि जो इससे पहले का इंटरनेशनल लॉ था जिसमें आप इस किस्म के हमले नहीं कर सकते, अनप्रोवोक्ड हमला नहीं कर सकते या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, ये पैराडाइम इसराइल ने ख़त्म किया, अमेरिका ने ख़त्म किया, और इंडिया ये मैसेज दे रहा है कि ये पैराडाइम अब एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा जी, ईरान ने अपनी, मैं आता हूँ OIC की तरफ, तुर्की की तरफ। ईरान ने रात को खबर ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है ना, उनकी जानब से ये कहा गया है कि लास्ट नाइट ईरान launched ballistic missile at Israel. At least 5 missiles were fired with 1 impact recorded in Tel Aviv. बताया यह गया कि पूरी रात में, गुज़श्ता रात में सिर्फ पांच मिसाइल फायर किए गए हैं। और सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने CNN से ये गुफ्तगू की और उन्होंने बताया है कि ईरान हैज चेंज्ड इट्स मिसाइल पॉलिसी एंड रिप्लेस्ड क्वांटिटी विद क्वालिटी। कहते हैं कि हमने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और हमने अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कर दिया। हमने 5 मारे हैं, 5, लेकिन इंपैक्टफुल। ये नहीं कि 100 मिसाइलों से हमला, 150 मिसाइलों से हमला, 50 मिसाइलों से हमला, 2000 मिसाइलों से हमला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मारे, सुथरे मारे, और हमने हिकमत अमली तब्दील की है। हमने कहा कि अब हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे, क्वालिटी पर, जानदार तगड़े मिसाइल मारेंगे, तादाद को छोड़ दो, तादाद के अंदर हमने नहीं पड़ना। बहरहाल जी, इस्तांबुल के अंदर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ है कि पूरा कार्गो जहाज भर के UAE से गया है, फलस्तीनियों के लिए नहीं, इसराइलियों के लिए, मरहम पट्टी का। इतनी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर
किससे डरे हुए हो? अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। हिमालय से बुलंद, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चाइना दोस्ती को इस वक्त एक चैलेंज का सामना है। जो मोदी है ये गुंडा है, ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं। फिर इंडिया के 7 डेलीगेशंस, ये तकरीबन 50-60 लोग बनते हैं, 7 डेलीगेशंस दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया भर में जाकर शशि थरूर जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। हमारे किधर है? लेकिन हकीकत यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में नाकाम रहे हैं। मोदी वाकई सोचता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और जो हुआ है ठीक हुआ है, तो इस किस्म के अल्फाज और इस किस्म की हरकतें। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। खास करके बात यह है कि जब पहले जब कहा जाता था कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो स्क्रैप की जा सकती है, तब इंडिया की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आता था। उसका रीज़न ये था कि इंडिया के पास कैपेसिटी थी नहीं, इंडिया के पास उस हिसाब से डैम्स थे नहीं। लेकिन अब जब कैपेसिटी आ चुकी है ना, तब इंडिया जो अपनी पहले धमकी दिया करता था, अब उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास कैपेसिटी बढ़ चुकी है, मतलब इंडिया के पास। और सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है अब वो सारा का सारा पानी जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पाकिस्तान की तरफ आता था, अब उसको स्टोर करता है और ख़ुद के जो स्टेट है वहाँ पर उसको डाइवर्ट कर रहा है। और अगर मान लीजिए पानी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो अचानक से वो पाकिस्तान को बिना कहे उसको छोड़ भी देता है और पाकिस्तान के अंदर फिर वो बाढ़ आ जाती है। जो भी हो, लेकिन हो ये रहा है कि भाई मोदी उनको जीने नहीं दे रहा है और सिचुएशन इस हिसाब से ख़राब हो रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भूखा तो छोड़िए प्यासा मरने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आप गज़वा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की जमीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे। अगर और इंडिया और रशिया, उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, सियासी इस्तेकाम इधर नहीं है, कोई माशी इस्तेकाम इधर नहीं है। इदारों के आपस में लड़ाइयां देखें, सुप्रीम कोर्ट फौज से लड़ रही है, फौज सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, पुख्तनख्वा में देखें पुलिस और फौज आमने सामने। इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को अफगानिस्तान की जरूरत है नहीं। अगर इंडिया चाहेगी वो 2 दिन में इसको डिस्टेबलाइज कर दे। हम किस नींद में आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन, आपने ये बात की हुई है। तो जब आपने ये बात की है तो आपने वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री मसल्स तो दिखाने हैं अपने लोगों को। द मोर मिलिट्री मसल्स यू शो द बेटर इट इज फॉर यू। सो मोदी साहब जो है वो अपने मिलिट्री मसल्स दिखाना चाहते हैं। समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज का बजट इंडियन फौज के बजट के बराबर हो जाए, उसका मुकाबला करने की कोशिश की जाए, तो उससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट ही गलत है कि किससे कंपेयर करना है आपने। आपके फौज के बजट का बेस क्या होगा ये बताइए ना। क्या आपका प्रेमाइस क्या है? इंडिया से लड़ना है? सवाल बताओ, जवाब बताओ ना पहले। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अरे यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है
उसका बजट आपसे 7 टाइम है। आप लड़ना चाहते हो? लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता सर। तो फिर तो अगर नहीं लड़ना नहीं चाहते, चलो बराबरी करना चाहते हो? ख्वाहिश तो है, तो फिर बराबरी करने के पैसे हैं? नहीं है ना। तो ये जो मैंने शुरू में बात की थी, ये प्रवाहित दिमाग से निकाल दो कि आप इंडिया से लड़ सकते हो। ये मान लो कि नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर वो हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बम चला देंगे, ये इस डिटरेंस है हमारे पास। मगर ये हम अगर कह दें कि हम उतने ही टैंक लेंगे, हम उतनी आबदोजें लेंगे, हम उतने ही जहाज लेंगे जो इंडिया ले रहा है, तो हम बेवकूफ है ना। हम क्यों ये बात करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों करी जा रही है? पाकिस्तान में ये बात क्यों की जाती है? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। इंडिया के पास जा चुका है। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे? तुम क्या बातें करो यार, तुम कश्मीर ले लोगे लड़के? ये कह रहे हो तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि दुश्मन के मिजाज को समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था। ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी। सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब वो मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपने जोग्राफिया को खुलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश। भारत मॉक ड्रिल्स कर रहा है, इंडिया मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर इंडिया के 7 डेलीगेशन, ये तकरीबन 50-60 लोग बनते हैं। 7 डेलीगेशन दुनिया भर में मौजूद हैं और दुनिया भर में जाकर शशि थरूर जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं। हमारे किधर है इसके बारे में कोई सवाल नहीं है, कोई पता नहीं है ये जा रहे नहीं जा रहे। बट द क्वेश्चन स्टिल इज देयर कि पाकिस्तानी डेलीगेशंस किधर है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी भारतीय आवाम को बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत में जिस तरह की मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह 22 अप्रैल के बाद बनाया गया था। बाकायदा ऐलान किया गया था वजारते जो दाखिला है, होम मिनिस्ट्री है, उसकी जानिब से कि मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। और 7 तारीख से पहले, यानी कि जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उससे पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। अब ये मॉक ड्रिल्स जब की जाती हैं, जब ये जो है वो प्लान किया जा रहा हो कि हमने दूसरे मुल्क पे यानी कि पाकिस्तान पे हमला करना था, इसीलिए मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान का रद्देअमल आता है तो फिर भारतीय आवाम ने किस तरह उसका सामना करना है, उसमें अपने आप को महफूज बनाना है। एक मरतबा फिर भारत में मॉक ड्रिल्स का चर्चा है और इस बार इन मॉक ड्रिल्स को ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया जा रहा है। 22 तारीख के बाद 7 तारीख से जो मॉक ड्रिल्स शुरू की गई थी उसको ऑपरेशन अभ्यास का नाम दिया गया था और अब ऑपरेशन जो शील्ड है उसके नाम से ये मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, क्योंकि इससे जाहिर हो रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। दोबारा नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचर करना चाहता है ताकि जो बिहार के इंतखाबात हैं उनमें नरेंद्र मोदी को एडवांटेज मिल सके। 22 तारीख के बाद जब 6 और 7 तारीख को भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और जब पाकिस्तान ने 6 के करीब जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स, वो भारत के गिराए, पूरी दुनिया में सवालात हो रहे थे। नरेंद्र मोदी ने अपना जो मकामी मीडिया था यानी इंडिया का मीडिया था वहां पर बैन कर दिया। और ये उन इलाकों में कर रहा है जहां पर पाकिस्तानियों ने उधम मचाया था, जहां पर पाकिस्तानियों ने स्ट्राइक्स की थी, मारा था, वहां पर ये मॉक ड्रिल्स कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? लेकिन इंडिया इस वक्त मॉक ड्रिल्स कर रहा है, ये वहां का मीडिया बाकायदा से लिख रहा है और वहां पर इंडिया में पब्लिश हो रहा है और उन्हें कुछ अरसे के लिए रोका भी गया है। लेकिन जो एग्जैक्ट खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स पोस्टपोन इन द स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से जो ऑपरेशन शील्ड है या जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हैं ये रोकी जा रही हैं। और ये करवाई क्यों जा रही हैं? यानी ये हंगामी हालात में करवाई जाती हैं कि सायरन कैसे बजेगा, आपने किधर छुपना है, आपने बंकर्स किधर बजाने हैं, आपने किस तरफ मूव करना है, कैसे मूव करना है, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, कहां पर वीडियो नहीं बनानी, कहां पर वीडियो बनानी है। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है कि जो मोदी है ये गुंडा है, ये बाकायदा से इसने मॉक ड्रिल्स का आगाज कर दिया और ये दोबारा से उन इलाकों के अंदर शुरू करवा रहा है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर